बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिन कृषि सुधारों की घोषणा की है, उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु 10,000 हेक्टेयर में हर्बल खेती को बढ़ावा देने का है। इसे एक खास संदर्भ में देखने की जरूरत है। साल 2019-20 के बजट में सरकार ने पहली बार साफ तौर पर यह कहा था कि प्राकृतिक खेती को अपनाने के प्रयास किए जाएंगे, और इस साल के बजट में एक बार फिर इस पर जोर दिए जाने की बात कही गई। लेकिन मंडी.com में हम अक्सर किसानों के लिए उपज की मार्केटिंग की समस्या पर फोकस करते हैं। तो ऐसे समय में जब आम खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों इत्यादि के लिए भी बाजार की समस्या हो रही है, ऐसे में हर्बल या ऑर्गेनिक एग्री कमोडिटीज के किसानों के लिए चुनौती कितनी बड़ी है और उसका समाधान क्या है, इसी को समझने के लिए आज हमने बातचीत के लिए कार्यक्रम में इस क्षेत्र के दो दिग्गजों को आमंत्रित किया है अपने साथ। इन दोनों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी हैं, जो छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से हमारे साथ जुड़े हैं और हर्बल खेती के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। उनसे हम बात करेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान आज के डॉक्टर भरत भूषण त्यागी हैं। डॉक्टर त्यागी भी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिहाज से एक बड़ा नाम है, कई पुरस्कार उनको मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 25-30 साल से बहुत मौलिक तौर पे उन्होंने शोध किए हैं इस क्षेत्र में खेती पर, और कई किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर त्रिपाठी, जैसा हमने बात की अभी कि इस पूरी बातचीत को हम एक खास संदर्भ के साथ शुरू करते हैं, और वो संदर्भ है जो अभी हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो एक घोषणा की कृषि सुधारों की, उसमें हर्बल खेती के लिए बढ़ावा देने की बात कही गई है। ऐसे माहौल में जबकि अगले कुछ महीनों तक लगता है कि जो एक महामारी के कारण बाजार में डिस्रप्शन पैदा हुआ है, ये चलता रहेगा, क्या लगता है आपको, खासतौर से निर्यात भी जिस तरह से प्रभावित हुआ है, हर्बल किसानों के लिए किस तरह की चुनौती अभी देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक संभावनाएं और दूसरी चुनौती। तो हर्बल की खेती की संभावनाओं की अगर बात करें तो भारत में जो जैव विविधता है इतनी विशाल है, लगभग 4,700 मेडिसिनल प्लांट हमारे यहाँ हैं। और यदि हम देखें कि जलवायु की विविधता देखें तो 16 अलग अलग जलवायु विविधता इस देश में। और हर्बल की जो वैश्विक मांग है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स में हो, चाहे साबुन, तेल, शैम्पू, जितनी भी दिनों दिन आवश्यकताएं हैं वो बढ़ते जा रही हैं। हर्बल या नेचुरल की हम करें, यहाँ तक कि कपड़े रंगने के जो रंग भी हैं वो भी अब प्राकृतिक चाहिए। तो भारत के पास इतनी अच्छी संभावनाएं हैं कि विश्व बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा वो ले सकता है, जो कि खाद्यान्न में नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो खाद्य की लागत है, खाद्यान्न उगाने की लागत है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि 10-10 हजार 20-20 हजार एकड़ के एक खेती है अमेरिका में एक के पास, तो उत्पादन लागत तो उनकी काफी कम है। तो हम अन्य जिन्स के बाजार में हम पिछड़ जाते हैं। लेकिन ये तो कि हाई वैल्यू मार्केट है, इससे किसानों की आय भी बढ़ती है और निर्यात के जरिए भी हम काफी मुद्रा ला सकते हैं जो सीधे किसानों तक जाएगी। अब आपके प्रश्न का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोरोना काल में जब निर्यात बंद है और खेती भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है, तो इसको हम किस नजरिए से देखते हैं। और कोरोना जैसी बीमारियां जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जगत आज मान रहा है कि हाँ, तुलसी जरूरी है, हल्दी जरूरी है, अदरक जरूरी है, काली मिर्च इसके लिए आवश्यक है। ये सारी चीजें कोरोना से लड़ने में सहायता देती हैं। तो आज भी दवाइयां, सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट दवाइयों का ही हो रहा है। तो एक्सपोर्ट मानना है इस समय भी बढ़ेगा।
जी, आपका यानी कुल मिला है कि जो दूसरे फसलों, दूसरी उपज के लिए जो हम बात कर रहे हैं, इस महामारी के कारण जो एक अवरोध पैदा हुआ है, उल्टा इस बीमारी, इस महामारी ने हर्बल के लिए और संभावनाओं को मजबूत किया है। जी, डॉक्टर त्यागी, ये तो हर्बल के लिए बात हो गई और ख़ास तौर से जो डॉक्टर त्रिपाठी जैसा कह रहे हैं, हर्बल खेती का मूलतः माना जाता है कि जो बड़ा बाज़ार है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है, तो वहाँ से एक संभावनाएँ निकल के आ रही हैं। लेकिन जो जैविक खेती है, उसके लिए आप किस तरह की संभावनाएँ देख रहे हैं? क्योंकि ख़ास तौर पे जैविक खेती का पूरा जो एक व्यवस्था उसकी है, वो एक प्रीमियम प्राइसिंग पर टिकी हुई है और इस तरह के माहौल में जबकि हम देख रहे हैं कि एक तरह से बहुत सारी कमोडिटीज़ में ख़ास तौर से सब्जियों वग़ैरह में दाम बहुत टूटे हैं। जैविक खेतीहर के लिए, किसान के लिए किस तरह की संभावना, किस तरह की चुनौती देख रहे हैं? खेती पर जो परिस्थितियां आती रही हैं, उनसे एक रास्ता तो खुला है कि जब जैविक खेती की लागत कम है और प्रकृति की संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन भी इसमें होता है और हम एक ही खेत में कई फसल लेते हैं, उत्पादन भी इसमें गिरता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम प्राइस की भी बात नहीं बनती, बल्कि लोगों को देखना होगा कि हम सही कीमत के आधार पर और सही गुणवत्ता के साथ में लोगों को, परिवारों तक ये उत्पादन पहुंचाएं। तो मेरा एक निवेदन ये है आपसे कि इस संदर्भ में एक गंभीर चर्चा पूरे देश में होने की जरूरत है कि जैविक खेती कोई ऐसा फंडा नहीं है कि जिससे किसानों की आय गिर जाएगी या उत्पादन गिर जाएगा। वास्तव में कोरोना आपातकाल में ये बड़ा स्पष्ट हुआ है कि जो प्रकृति के साथ चल रहे थे वो अभी भी संरक्षित हैं, बचे हुए हैं और उनकी हमेशा हमेशा जरूरत है। जी, एक तो मैं ये बात कहूंगा। दूसरी बात, जहां तक बाजार की बात आती है, बाजार के लिए डॉक्टर मंडियों के स्तर पर जो अब फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और उसके बाद हम जो बाजार की बात अधूरी रह रही है आपकी, इस पर वापस आएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मंडी.com में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कोरोना महामारी के कारण जो किसानों के लिए विशेष परिस्थितियां बनी हैं, उसमें किस तरह से जैविक किसान और ख़ास तौर से जो ऑर्गेनिक का एक चलन जिस तरह से है, उसके किसान और हर्बल खेती में लगे किसान, इनके लिए किस तरह के मौके आए हैं, किस तरह की चुनौतियां आई हैं और इसका क्या समाधान हो सकता है, इस बारे में हमारे साथ आज बातचीत कर रहे हैं दो खास मेहमान हमारे, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी और डॉक्टर भारत भूषण त्यागी। डॉक्टर त्यागी, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे मार्केट के बारे में। अभी पहले आपने कहा कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कोरोना ने एक बार फिर ये साफ किया है, स्पष्ट कर दिया है दुनिया के सामने कि प्रकृति के साथ चलना ही एक तरह से अपने अस्तित्व को बचाने का एक तरीका हमारे लिए हो सकता है। तो एक तरह से जैविक खेती की वकालत और मजबूत हुई है इसके कारण। लेकिन बाजार की जो मुश्किल है, बाजार की जो मुश्किल है, उसको थोड़ा सा समझाइए जो आप बता रहे हैं। देखिए, बाजार की मुश्किलें भी नहीं है यदि हमारे किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दे दें कि जैविक खेती के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रिया बहुत ही सरल रूप में लागू की गई थी। पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिसको किसान अपनी जिम्मेदारी से चला सकते हैं, समूह बनाकर, वह प्रक्रिया बहुत सरल है। सरकार के उसमें कोई फीस भी नहीं है, कोई ज्यादा पाबंदियां भी नहीं है। जो एक्रीडिटेशन का काम पहले कंपनियां करती थी वो किसानों की जिम्मेदारी पर। लेकिन मुद्दा यह है कि ये बात किसानों तक कैसे पहुंचे। यदि इन सब चीजों को हम बारीकी से देखें तो किसानों को पीजीएस सर्टिफिकेशन से जोड़ा जाए,
और जैविक खेती.com पर जो एक व्यवस्था भारत सरकार ने प्रदान की है कि यदि किसी भी किसान के पास जैविक उत्पादन है और वो प्रमाणीकरण प्रक्रिया के साथ उसके पास सर्टिफिकेट है, तो वो जैविक खेती.com पर अपने उत्पादन को अपनी किस रेट में बेचना है, कितनी मात्रा है, वो डाल देगा, तो उसकी सीधी सुविधा उसको उपलब्ध होती है। और ये बहुत ही प्रभावशाली तंत्र है। इनाम जैसे जो प्रयोग मंडियों के जरिए हुए हैं वो सीधे सीधे हमारे सामने हैं। चुनौती हमारे सामने ये है कि किसानों के सामूहिक प्रयास में और किसानों के स्तर पर पहुंची हुई इस सूचना में अभी भेद है। तो स्थिति यही है कि इस कोरोना काल में हम किसानों तक ये संदेश दे दें कि अब मंडियों के स्तर पर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी पर सही क्वालिटी का सामान समूह के आधार पर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर अब वो मंडी से लेकर बाजार तक जा सकता है और अपनी जिम्मेदारी पर जा सकता है, और ये एक बहुत बड़ा अवसर है। जी। डॉक्टर त्रिपाठी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी डॉक्टर त्यागी ने कही कि जो एफपीओज का मॉडल है वो जैविक खेती के किसानों को उसमें लाया जा सकता है, और वहां से क्योंकि बार बार जब ये बात होती है कि किसान अपना माल कैसे बेचे, तो उसमें वॉल्यूम जो है वो एक बड़े अवरोध के तौर पे छोटे किसान के सामने आता है। हर्बल खेती में भी ये एक बड़ा विषय है, और इसके लिए आप पहले से हर्बल किसानों का एक बड़ा संगठन चला भी रहे हैं, जिसके कारण आपने छोटे किसानों को, बहुत सारे छोटे किसानों को विदेशी बाजारों से लिंकेज भी करवाया है। आज की परिस्थिति में अगर हम इस पूरी बात को अगर आज के संदर्भ में देखें, तो आप हर्बल खेती में एफपीओज को, किसानों के संगठन को और उसकी प्रभाव उत्पादकता को किस तरह से देखते हैं? देखिए, चाहे वो हर्बल की खेती हो या अन्य कोई खेती हो, जब बाजार से जोड़ने की बात होती है तो सारे टूल्स, सारे उपकरण वही होते हैं। कोई अलग से इसे देखने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल सही है, त्यागी जी ने भी कहा, मैं सहमत हूँ कि एफपीओस जो हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो किसानों से उनके उत्पाद को लेके उपभोक्ता तक पहुंचाने। और एक थोड़ी सी चीज जरूर हर्बल की खेती में जोड़ने की जरूरत है कि ये क्लस्टर के द्वारा जो हम करने की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर क्षेत्रों में एक साथ 10, 20, 50 किसानों को तैयार करना खेती के लिए, नई खेती के लिए कठिन होता है। तो शुरुआती दौर में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनसे जोड़े, फिर वो प्रकाश स्तंभ की तरह जब एक क्षेत्र में खेती होने लगती है तो उसको देख के समझना और फिर उसे रिप्लिकेट करना या देख के करना ज्यादा सरल होता है। तो हर्बल की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से प्रोग्रेसिव फार्मर्स ग्रुप जो हैं उनको बढ़ावा दें, और मार्केटिंग के लिए एफपीओ है, और इसके अलावा मेरा मानना है जो किसान क्लब है सबको भी जोड़ना चाहिए। केवी जो किसान विज्ञान केंद्र हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। तो ये हर्बल की खेती थोड़ी सी नई अवधारणा होती है किसानों के लिए, तो उनको सही सलाह मिलते रहे इसके लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मंडी.com में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए मंडी.com। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। मंडी.com में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज हर्बल और जैविक खेती के किसानों के लिए
जो मौजूदा समय है, जो महामारी का समय है, जिसमें कि आम तौर पे ये देखा जा रहा है कि देश के किसानों के लिए बाजार की उपलब्धता थोड़ी सीमित हुई है। हालांकि सरकार ने उसके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, कई उपाय किए हैं, लेकिन जैविक और हर्बल किसानों के संदर्भ में इन उपायों का क्या मतलब है, क्या संभावनाएं और पैदा हुई हैं इस बीमारी के कारण और क्या चुनौतियां हैं उनके सामने, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी और डॉक्टर भारत भूषण त्यागी इस समय हैं। वापस एक बार चलते हैं हम डॉक्टर त्रिपाठी के पास। डॉक्टर त्रिपाठी, हर्बल खेती में जैसा कि आपने खुद कहा कि एक बड़ा अवसर ये लेकर आया है, जो माहौल है उसमें, और सरकार ने जो घोषणा की है उसका एक बड़ा असर देखने के लिए मिल सकता है किसानों के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें और क्या अभी किए जाने की जरूरत है? क्योंकि अगर देखा जाए कि जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं हर्बल खेती के लिहाज से, जो सलाह किसानों को चाहिए, जो जानकारी चाहिए, वो अभी भी बहुत सीमित है। ऐसे में सरकार ने जो इतना बड़ा एक लक्ष्य लिया है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और क्या किए जाने की जरूरत है? देखिए, हर्बल की खेती का जो नया लक्ष्य सरकार ने लिया है, 25 लाख एकड़ पे 2 सालों में वहां तक पहुंचना है। तो जो वर्तमान हमारी संरचना है वो जड़ी बूटियों की खेती नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के जरिए होती है। फिर नीचे राज्यों में स्टेट लेवल पे स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, इनके जरिए होती रही। ये तकरीबन पिछले 20 सालों में जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की भूमिकाएं थी, इन्होंने कुछ ठोस कुछ करके दिखा। ये कहना गलत ना होगा कि ये सफेद हाथी बन के रह गए, और सरकार अगर के जरिए उम्मीद करती है सालों में इसे 10,000 एकड़ तक, 1 लाख एकड़ तक नहीं पहुंचा पाए, वो आने वाले 2 सालों में अगर 25 लाख का लक्ष्य 25 लाख एकड़ का ले पाएंगे तो ये नहीं होने वाला है। और पहले तो हमें हकीकत को समझना होगा। जब तक हम इसको मिशन मोड में नहीं लेंगे, मिशन मोड में यानी हॉर्टिकल्चर, आपका उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग और ये वन विभाग को तो मैं कहूंगा, क्योंकि स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और एनएमपी भी इसको वन के अधिकारी चलाते रहे हैं, तो सरकार की शायद ये सोच रही हो कि जंगल के अधिकारी हैं, जड़ी बूटी को ज्यादा समझते होंगे, तो इस मानसिकता से इनको निकलना। अब कृषि विशेषज्ञों को जोड़ना होगा इनके औषधि खेती से, बनाए वन विभाग के अधिकारियों के, कि ज्यादातर तो चरागाह ही बन गए थे स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड वगैरह, और इसीलिए कुछ डिलीवरी आई नहीं। अब हमें मानना है कि हमें किसानों को जोड़ना है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को जोड़ना है, रोल मॉडल्स को जोड़ना है, सक्सेस स्टोरीज लेनी है, और केवीके को जोड़ना है, उद्यानिकी विभाग को। अगर इन सब जोड़े तो ज्यादा कठिन काम नहीं है, केवल एक सोच बदलने की जरूरत है। तो इसे बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं, और वर्ल्ड मार्केट में वास्तव में हम ग्लोबल लीडर हो सकते हैं। विश्व गुरु बनने की जो संभावना मुझे दिखती है वो मुझे इसी सेक्टर में दिखती है। डॉक्टर त्यागी, इसी कार्यक्रम के शुरू में जब आपने बात की शुरुआत की थी तो आपने एक बात कही थी कि जैविक उत्पादों का बाजार ऐसा हुआ है दुर्भाग्य से अभी तक कि जो बड़े लोग हैं वही जैविक उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि कई बार हमने देखा है कि जैसे सरसों का तेल अगर वैसे 100 रुपए लीटर मिल रहा है, तो जैसे ही आप जैविक के लिए कोई ब्रांड लेने जाएं तो वहाँ 300 रुपए लीटर वो मिलता है। तो 3 से 4 गुना 5 गुना दाम हमने देखा है कि जैविक उत्पादों का बाजार में चल रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, इस मोर्चे पर किस तरह से इस जो समस्या है उसको एड्रेस किया जा सकता है? कैसे जैविक उत्पादों को आम लोगों की जेब तक लेके आया जा सकता है, क्योंकि तभी इसका बाजार बढ़ने की कोई संभावना है? देखिए, जो तंत्र चल रहा है उस तंत्र को तो बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विकल्प के रूप में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी त्रिपाठी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हमने लंबे समय में पहाड़ों को भी खनन करते करते उनको किसी काम का नहीं छोड़ा, और फिर हमको खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो मैं इशारा ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जैविक खेती में भी कीमतों को बढ़ाकर जो लूटपाट मची थी, अब उस पर भी सही ढंग से काम करना होगा, और उसके लिए एक बहुत बढ़िया पायलट प्रोजेक्ट अब देश में बनाया जा सकता है। हर ब्लॉक लेवल पर हम एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट से लेकर और मार्केटिंग तक उसको पूरी सुविधा उपलब्ध करा दें किसानों के लिए। और किसानों के समूह के लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है
कि वो किस प्रकार से वो फाइनेंस और उस नेटवर्किंग को कर पाएंगे। इसलिए भारत सरकार सीधे रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की योग्यता को जांचते हुए, उनको तकनीकी सहयोग देते हुए इस प्रकार का तंत्र स्थापित करे ताकि किसान उत्पादन से लेकर बाजार तक जो भी शोषण के माध्यम थे उनको खत्म करे। देखिए, हम लोग बाजार के विरोधी नहीं है, लेकिन बाजार में जो एक तरफा शोषण होता है इससे बहुत तकलीफ होती है। आपने जो कहा था कि सरसों का तेल वहां 100 रुपए बिक रहा है और वहां ऑर्गेनिक 200 रुपए बिक रहा है या 300 रुपए बिक रहा है, उसमें भी मैं बताऊं कि यदि 300 रुपए भी बेचे ऑर्गेनिक, हमें कोई आपत्ति, लेकिन 300 रुपए पर मेरे किसान को क्या मिला? वहां किसान को तो हमने 3000 रुपए सरसों का रेट दिया है, तो 100 रुपए वाले में भी किसान की लुटाई है और 300 रुपए वाले में तो बाहरी लुटाई है। तो ये पॉलिसी जो कीमत निर्धारण करने का तरीका है, ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के एंड पर बहुत आसानी से होता है ताकि बाजार के चंगुल में किसान ना फंसा। जी, यानी मैं निवेदन जी, यानी कि जैविक उत्पादों के लिए एक प्राइसिंग पॉलिसी एक होनी चाहिए पुख्ता, ऐसा डॉक्टर त्यागी आपका मानना है। जी, तो ये थी हमारी बातचीत आज। जो जैविक और हर्बल किसान हैं उनके लिए किस तरह की संभावनाएं, किस तरह की चुनौतियां आई हैं इस नई परिस्थिति में, जबकि ऐसा लग रहा है कि किसानों के लिए स्थानीय तौर पे देश के अंदर कई जगह बाधाएं खड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे दोनों आज के मेहमान डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी और डॉक्टर भारत भूषण त्यागी, दोनों का ही मानना है कि खासतौर से हर्बल और जैविक के किसानों के लिए ये जो महामारी आई है वो एक तरह से देखा जाए तो एक अवसर, एक संभावनाओं का द्वार खोलते हुए आई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम राय हमारे जो दर्शक उनके साथ साझा करने। तो ये थे हमारे आज के दोनों मेहमान जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे इस पूरे विषय पर, हर्बल और जैविक किसानों के और किसानी के पूरे विषय पर। फिलहाल मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।